नाजी फातिमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडी गार्ड्स का कमांडर था जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सोडानी थी। ये फौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्लह थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां शुरू हो चुकी थीं। ज़रपरस्ती और तायुश का दौर दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी वो इसे अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सोडानी बॉडी गार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने इसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अय्यूबी इस ज़ैर खुंद को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर और सलाहुद्दीन को इस फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफर से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल ना था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उनके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़े। लंबे तड़ंगे कवी हैकल बॉडीगार्ड्स इस इमारत के सामने दो रोया खड़े थे जिनमें खाने का इंतजाम किया गया था। अय्यूबी ने इन गार्ड्स के कदबुत और हथियार देखे तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर यह रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां जिनके जिस्मों में जोहद शिकन लचक और शानों पे बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थीं। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और उसके सामने दफ की ताल पर ताउसो रुबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उनके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उन्हें आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पे देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच के बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप हुक्म दें। नायब ने कहा, वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, मगर फौरन ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उनकी आंखों से शोले निकलने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में जिसमें कहर और अताब छुपा हुआ था कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलेबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं। और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रोंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो? उन्होंने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पे कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से चलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर की जाओ हशमत, मुझे हुजूर ना कहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। उन्होंने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलामे बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेके मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीनकर बहराए रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूल की पत्तियां समेटकर वहां से हट गई थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चले गए। एक वसी कमरा था, उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्गे और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गए और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया, गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते।
تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہے اور جہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ انہوں نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو وائس رائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کمبخت جو بات بھی کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کے دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا۔ اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گی؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اور دش؟ ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ لیکن اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ اوردش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا۔ آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا۔ ناجی نے کہا، اسے اس نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہے تھے کہ وہ حکومت کرنے نہیں آئے اور نہ کسی کو حکومت کرنے دیں گے۔ صلاح الدین نے ان سے کہا کہ انہیں جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کا فوجی ڈھانچہ انہیں بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آ جائیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے ان سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا، فوجی امور اسی کا سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہے جیسے ان پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ انہوں نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا، اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ اب کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کر دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔
हमारी तलवारें गैरों के लिए हैं, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की जहनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी जहनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आजाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इख्तदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मोम हो जाता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी, हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से इसे दावत देना चाहता है और फौज इसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सका था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मोतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागिनों की तरह मशहूर कुनादाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में महव होता था तो कोई मखल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐशो तरब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत न करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कदकाठ की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थीं। उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी करता था कि उन्हें अमीरों वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी कराता था। जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है, इसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा लगा लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दफरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने इसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके 2 साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चोगा उतार कर जिस्म को 2 ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कदर और कीमत कम हो गई थी। नाजी ने इसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़िकोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़िकोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। पत्थर कौन है? ज़िकोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सलार आजम भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी? ज़िकोई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम इसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़िकोई ने कहा, क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं, नाजी ने कहा। ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़िकोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं इसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशीन से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़िकोई ने कहा।
इतना बर्जस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा ज़हीन थी। हाँ जे कोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा। मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला। लेकिन तुम्हें ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, तो मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ, नाजी ने कहा। उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, आगे मैं संभाल लूंगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।